ठीक है, क्या मैं गिरफ्तार हो रही हूँ? हाँ, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। रुकिए, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हमारे पास बात करने के लिए बहुत समय है। हर कोई कभी ना कभी पछताता है, जानते हो, छोटी छोटी बातें न करने के लिए। वो है ऑटम बारडिसा, रंगे हाथों पकड़ी गई, और जो उसने किया वो सच में अविश्वसनीय है। उसने बिना लाइसेंस हजारों मरीजों की नर्सिंग की, फर्जी प्रमाण पत्र बनाए और अस्पताल को महीनों धोखा दिया। उसे पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? आखिरकार जब उसे पकड़ा गया और जज के सामने पेश किया गया तो क्या हुआ? अंदाजा लगाइए। हम इसी पर बात करेंगे। इस मामले में हमारे पास नई जानकारियां हैं। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत साइड बार में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूं। सोचिए, आप अस्पताल जाते हैं और वहां के लोगों पर भरोसा करते हैं कि वे आपकी देखभाल करेंगे। अगर कोई वैसा न हो जैसा वो दावा करता है तो क्या होगा? यही ठीक ठीक हुआ फ्लोरिडा के पाम कोस्ट में, जहां ऑटम बारडेसा एक नर्स के रूप में काम करती थीं। वो सिर्फ नियमों को तोड़ नहीं रही थीं, वो किसी और का रूप लेकर बिना लाइसेंस हजारों मरीजों का इलाज कर रही थीं। उन्होंने सबको कैसे बेवकूफ बनाया, मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो पकड़ी गईं और इस हफ्ते जज के सामने पेश हुईं ताकि नतीजों का सामना कर सकें। मैं बताऊंगा कि वे नतीजे क्या हैं। हम एक कानूनी विशेषज्ञ से सुनेंगे जो बताएंगे कि इसका असल मतलब क्या है और हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे आपको बताना है कि ये सब कैसे सामने आया। और वैसे बारडेसा ने सजा सुनाए जाने के बाद बयान दिया। उनकी बातें कम से कम कहे तो दिलचस्प थीं। फ्लैगलर काउंटी शेरिफ के अनुसार 29 साल की ऑटम बारडेसा को जुलाई 2023 में एडवेंट हेल्थ पाम कोस्ट पार्कवे में एडवांस्ड नर्स टेक नियुक्त किया गया था। उसने कहा कि उसने नर्सिंग शिक्षा पूरी कर राष्ट्रीय परीक्षा पास की है, लेकिन असलियत में उसने अभी तक रजिस्टर्ड नर्सिंग लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था। उसने ऑटम हुड नाम पर रजिस्टर्ड एक और नर्स के लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल किया ताकि लगे उसके पास लाइसेंस है। अब शादी के बाद नया उपनाम रखने की उसकी कहानी ने उसके नियोक्ता को तब तक धोखे में रखा जब तक उसे प्रमोशन के लिए नहीं सोचा गया, और हम इसी पर आने वाले हैं। लेकिन अगले 7 महीनों में जांच से पता चला कि बारडेसा ने एडवेंट हेल्थ में अपने समय के दौरान 4,486 मरीजों का इलाज किया, वो भी बिना किसी उचित नर्सिंग लाइसेंस के। नमस्ते, क्या आप ऑटम हैं? हाँ। क्या आप मेरे लिए कार से बाहर आ सकती हैं कृपया? पीछे मुड़िए और अपना हाथ अपनी कमर पर रखिए। ओ रुको, क्या हो रहा है? अपने हाथ पीठ के पीछे रखिए। ठीक है, मेरे माता पिता शेल्फ के उस पार हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? रुकिए, रुकिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ? हमारे पास बात करने का काफी समय है, बस 1 मिनट दीजिए। हाँ हाँ हाँ, हम सबका ध्यान रखेंगे। हे भगवान, आपकी गर्मियाँ अच्छी रहें, एफएई काम करें। क्या जूलिया 345 के लिए अन्य हथियार हैं? तो मैं आपको बता दूं, आपकी गिरफ्तारी के लिए संगीन अपराध का वारंट जारी है, ठीक है? इस पे जमानत तय है, ठीक है, जो अच्छी बात है। मेरा मानना है जमानत की राशि 70,000 है, ठीक है? ठीक है, तो आप जमानत पर बाहर आ सकते हैं। क्या? किस लिए? तुम जानते हो ये सब किस बारे में? सच कहूँ तो नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट से कुछ मामला था, पर मेरा लाइसेंस है। ठीक है। और मुझे लगा था कि सब ठीक हो गया है क्योंकि मेरा लाइसेंस वैध और सक्रिय है। ठीक है, तो ये इसी से जुड़ा हुआ है। हमसे संपर्क किया गया था, सीधे मुझसे नहीं, लेकिन हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के किसी आदमी ने कुछ महीने पहले आपसे संपर्क किया था। हाँ, मेरे पास वकील था, उसके बाद कुछ नहीं सुना। वकील ने संपर्क कर बताया कि आपकी ओर से प्रतिनिधित्व हो रहा है और अन्य बातें भी बताई। मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई वकील है और वो हर तरह की पूछताछ के लिए यहाँ रहना चाहता है, तो जाहिर है कि मेरी बातचीत की सीमाएं हैं कि ये बातचीत कहाँ तक जा सकती है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसका मेडिकल धोखाधड़ी से क्या संबंध है? मैं सही जानकारी ला सकता हूं। मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन इसका मेडिकल और ऐसी ही चीज़ों से संबंध है, ऐसी ही बातें हैं। ठीक है। आप पर 7 आरोप हैं। पहचान की चोरी और बिना लाइसेंस प्रैक्टिस करने के 7 आरोप, और ये सब स्वास्थ्य विभाग, एडवेंट हेल्थ और उन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मेरा मतलब है आप पहले से ही इसके बारे में जानते हैं। आप पहले भी उन्हें और दूसरे जांचकर्ताओं को बयान दे चुके हैं, बस ये पहली बार है जब आप मुझसे मिल रहे हैं। ठीक है, पहचान। तो नहीं, मैं हमेशा दूसरे लोगों के साथ रहा हूँ जब वे अपनी जांच कर रहे थे।
लेकिन मैं आपके साथ आमने सामने नहीं था। ठीक है, मैं कह रही हूँ। मैं बस समझ रहा हूँ। तो क्या मैं उसे अपने फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ? नहीं, चिंता मत करें, हम आपको ये करने देंगे। अब हम आपकी हथकड़ियाँ ऐसे ही नहीं खोल सकते, क्योंकि मेरा मतलब है, मुझे पता है आप कह रहे हैं कि आप लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मतलब है, आपने टीवी देखा है, आप फिल्में देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। मेरे पास कभी भी रिहैब का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ किया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि बात वहाँ तक जाए जहाँ हमें पछताना पड़े कि हमने आपकी हथकड़ियाँ खोल दी। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो व्यक्ति आपके बच्चे की देखभाल कर रहा है, उससे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप उन्हें बताना चाहें कि क्या हो रहा है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। मेरा मतलब है, या अगर आप चाहें तो हम भी उन्हें बता सकते हैं। क्या मैं उन्हें हटा सकती हूँ? क्या आप बस उन्हें हटा सकते हैं ताकि मैं कम से कम उसे फ़ोन पर कॉल कर सकूँ? हाँ। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि आपको अनुमति है या नहीं। हम आपका फ़ोन लेंगे और आपके लिए स्पीकर पर लगा देंगे। हाँ, हम आपका फ़ोन स्पीकर पर लगा देंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ करेंगे। हम हथकड़ी खोल देते हैं, इससे आपको वो मिल जाता है, ये वहीं रख देता है, ठीक है? ठीक है, ऐसा नहीं है। क्या ये 0411 है? और क्या आप हाल की कॉल पर जा सकती हैं? और फिर गैबी? हाँ। ठीक है, हाँ। आपके लिए आवाज बढ़ा देता हूँ। लगता है आपका मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ है। हाँ, वो चल रहा था। हाँ, कृपया। क्या आप गर्मी से बचने के लिए थोड़ी देर अंदर आना चाहेंगे? हाँ। मेरा मतलब है, क्या घर के अंदर और कोई है? मैंने आपकी चाबियां ली। ठीक है, क्या आप देख सकती हैं? क्या क्या घर के अंदर और कोई है? मेरा कुत्ता मुझे बुला रहा है। क्या आप मुझे छोड़ सकती हैं? मैं कुछ नहीं करूँगी। अभी के लिए आप उसे बाहर नहीं ले जा सकते। ठीक है, आइए अपने घर के अंदर चलिए। यहाँ मेरा मतलब है, जैसा मैंने कहा, बस बैठ जाइए। हाँ, मैं कार ड्राइवर में लगा देता हूँ। क्या आपने खबरें देखी हैं कि तने अमेरिकी इस समय कर्ज से जूझ रहे हैं? यह बहुत गंभीर है, फिर भी यह सामने आता है। आप जानते हैं, यह आपके अपने आंकड़ों में भी दिखता है, जैसे बढ़ते बैलेंस, फीस और न्यूनतम भुगतान, जो सालों तक चलता रहता है। इसे ऐसे ही छोड़ना जरूरी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? आज के प्रायोजक पीडीएस डेप्ट ने लाखों लोगों को कर्ज से बाहर निकलने, उनकी देनदारी कम करने और फिर से नियंत्रण पाने में मदद की है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या मेडिकल बिल के लिए पीडीएस डेट आपका कर्ज जल्दी चुकाने में मदद करने वाले कस्टम विकल्प देता है, और इसमें न्यूनतम क्रेडिट स्कोर जरूरी नहीं है। वे सिर्फ आंकड़ों से आगे देखकर आपके लिए पर्सनल प्लान बनाते हैं, ताकि आपका पैसा आपकी जेब में रहे। उन्हें बेटर बिजनेस ब्यूरो से A+ रेटिंग भी मिली है। हर महीने इंतजार करना महंगा पड़ेगा। समाधान अभी शुरू करें। आंकड़े साफ हों तो कदम उठाएं। 30 सेकंड में नियंत्रण पाएं। pdsdebt.com/साइडबार पर अपनी मुफ्त पर्सनलाइज्ड असेसमेंट और आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प पाएं। यह है pdsdebt.com/साइडबार। pdsdebt.com/साइडबार। फ्लैगलर काउंटी शेरिफ कार्यालय की फ्यूजिटिव यूनिट ने 5 अगस्त 2025 को बारदीसा को पाम कोस्ट स्थित घर से गिरफ्तार किया। शेरिफ रिक स्टेली ने इसे उन सबसे परेशान करने वाले मेडिकल फ्रॉड मामलों में से एक बताया, जिनकी उसने अब तक जांच की है, और कहा कि उसने संभावित रूप से हजारों लोगों की जान खतरे में डाली। हमें विश्वास है कि वहाँ 4,400 से अधिक मरीज हैं। वो किसी न किसी रूप में एडवेंट हेल्थ पाम कोस्ट में मरीजों की देखभाल में शामिल थी, जो कि फ्लैगलर काउंटी का हमारा सबसे नया अस्पताल है। यही बात है ना? ये हानि रहित अपराध नहीं है, फिर भी ये इतना समय नजरअंदाज कैसे रहा? बारडेसा ने कथित तौर पर एचआर को बताया था कि उसने लाइसेंसिंग परीक्षा पास की है, और जब जनवरी 2025 में ये प्रमोशन आया तो एक सहकर्मी ने लाइसेंस की जांच की, और तभी पता चला कि सीएनए लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। ओह, लगता है उन्होंने अपने दावे किए गए प्रमाण पत्रों से मेल खाने वाला विवाह प्रमाण पत्र कभी पेश नहीं किया। ये बारडेसा की जनवरी 2025 की शपथ पूर्वक शिकायत से है। और अजीब ये कि जिस नर्स ऑटम रुबा के प्रमाण पत्रों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो बारडेसा के साथ स्कूल गई थीं, पर उन्हें निजी तौर पर नहीं जानती थीं। दोनों ऑटम एडवेंट हेल्थ में अलग-अलग अस्पतालों में काम करती हैं। फ्लैगलर काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार यह अविश्वसनीय है। अब अधिकारियों को रिपोर्ट मिली है कि बारडेसा ने सहकर्मियों को ओजेम्पिक और बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन जैसी प्रिस्क्रिप्शन दवाएं दी थीं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, शिकायत के अनुसार कोई भी ड्रग से संबंधित आरोप दर्ज नहीं किए गए थे। वो घर में पकड़ी जाती है, पुलिस दरवाजे पर है, बॉडी कैमरा चालू है,
आप सोचते हैं मामला खत्म। यहीं से मामला गंभीर हो गया। राज्य इसे नहीं छोड़ने वाला था। फ्लैगलर काउंटी कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार बारडेसा पर बिना लाइसेंस के चिकित्सा करने और किसी और का रूप धारण करने के कई गंभीर आरोप लगे थे। कई महीनों तक उसे सुनवाई, प्री ट्रायल और बढ़ते जा रहे सबूतों का सामना करना पड़ा। लेकिन मोड़ ये आया कि पूरी सुनवाई से गुजरने के बजाय बारडेसा ने आरोपों पर नो कॉन्टेस्ट की दलील दी। 7 अप्रैल को वो फ्लैगलर काउंटी जज के सामने पेश हुई। ठीक है, जानते हो, हम थोड़ी देर में बताएंगे कि जज ने क्या फैसला किया, लेकिन इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते। हमारे साथ फ्लोरिडा की ट्रायल अटर्नी एलेक्सिस रोसनबर्ग जुड़ रही हैं। काफी समय बाद मिली हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन सजा के बारे में अभी मत बताइए, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन नो कॉन्टेस्ट क्यों? क्योंकि उसने गुनाहगार नहीं वाली दलील वापस लेकर नोला कंटेंडरे की दलील दी। ट्रायल में नहीं गया। मैंने गलत उच्चारण किया था, नोला कंटेंडरे। मुझे लगता है कि अब मैं इसे सही बोल रहा हूं। 2 आरोप हैं, बिना लाइसेंस के स्वास्थ्य सेवा देना और व्यक्तिगत पहचान का धोखाधड़ी से इस्तेमाल। फ्लैगलर काउंटी कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार आपको क्यों लगता है उसने ऐसा किया? तो ये खास दलील, जिसे हम कानून की भाषा में नोलो कहते हैं, ये मूल रूप से दोषी स्वीकार करना है बिना दोष कबूल किए। यही इसका मतलब है। ये फ्लोरिडा में खास व्यवस्था है, कुछ राज्यों में हो सकती है, लेकिन सभी में ये दलील उपलब्ध नहीं है। तो अगर आरोपी दोषी न मानने की ओर झुक रहे हैं, तो उनके लिए इस तरह की दलील लेना असामान्य नहीं है। यही याचिका वे लेते हैं। इसका फायदा क्या था? क्यों न सीधे दोषी मान लें? मैं सोचता हूं, क्या मैं अदालत में यह स्वीकार नहीं करूंगा कि मैंने किया? मैं अभियोजन या केस से नहीं लड़ूंगा। क्या इसमें कुछ खास है? क्या मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, या यह आपके अधिकारों को सुरक्षित करता है? खैर, आप इसे नहीं मान रहे और फ्लोरिडा में ये आम है। ये थोड़ा असामान्य है कि कोई आरोपी जो प्ली ले रहा है वो वही कहे जो आप कह रहे हैं, निर्दोष। ये बिल्कुल वही शब्द है, तो ये असामान्य नहीं है। इसका फायदा? इसका कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे। तो संभवतः आप जानते हैं, एक सिविल दृष्टिकोण से वहां कुछ चीजें लागू होती हैं जो थोड़ी अलग होती हैं जब आप वो प्ली लेते हैं, लेकिन एक आपराधिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है। क्या आपको हैरानी हुई? सबूतों के आधार पर ये तो पक्का है कि वकील ने अच्छा काम किया। मेरा मतलब है, हमारे पास एक वकील था जिसने जाकर आखिरकार उसके लिए एक बहुत अच्छा प्ली डील तय किया। तो मैं हैरान हूँ, जैसा कि हमने पहले बात की थी, मुझे लगा था कि अभियोजन पक्ष के लिए ये मुश्किल होगा, क्योंकि उसे नौकरी पर रखा गया था और उसके पास लाइसेंस था। तो क्या ये वही स्थिति थी जहां शायद वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर काम कर रही थी? लेकिन क्या ये वास्तव में आपराधिक स्तर तक नहीं पहुंचा था? क्योंकि उसके पास सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट का लाइसेंस था, बस उसके पास रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस नहीं था। मैं समझ रहा हूं। तो उसने आखिरकार ये किया, और फिर आप 7 अप्रैल पर आते हैं, ठीक है? और अदालत ने उसकी सजा सुनाई और बारदेसा को 60 महीने की परिवीक्षा की सजा दी गई। 36 महीने तक समय से पहले समाप्ति की अनुमति नहीं होगी। फिर 5 साल की परिवीक्षा है और 3 साल तक भी रिहाई नहीं होगी। उसने स्थायी रूप से अपनी नर्सिंग लाइसेंस खो दी है। उसे मेडिकल फील्ड में काम करने से रोक दिया गया है और उसे नैतिक मान्यता थेरेपी पूरी करने का भी आदेश दिया गया था। 50 घंटे की सामुदायिक सेवा करनी होगी और कम से कम 500 शब्दों में एक ईमानदार माफीनामा देना होगा। अब हम साइड बार पर विभिन्न सजाओं को कवर करते हैं। ये थोड़ा अलग है, मुझे इसके बारे में बताइए। हाँ, ये थोड़ा अलग है। वो जज बहुत सहानुभूति दिखा रही थी, शायद क्योंकि वो भी उस दौर से गुजर रही थी। तुम स्कूल गई, शुरुआती टेस्ट दिए, लेकिन असल में कुछ खास नहीं किया। कोई सबूत नहीं है कि तुमने मरीज को नुकसान पहुंचाया। आप सच में एक अच्छी नर्स की तरह काम कर रही थी और उन्होंने ये सब झेला था। जज ने बस यही कहा कि उन्हें वो लाइसेंस नहीं मिला, जो कि काफी अहम है। तो आप जानती हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा असामान्य है कि उन्होंने उन्हें सिर्फ परिवीक्षा की सजा दी। मुझे लगता है असली सजा ये है कि वो अब फिर कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगी। और एक तरह से जज को ये दुखद लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत अच्छी नर्स बन सकती थी और जनता को अच्छी नर्सों की जरूरत है।
क्या आपको लगता है इससे कोई संदेश जाता है? मैंने ऐसे बहुत ज्यादा मामले नहीं देखे हैं, या कम से कम इस हद तक तो नहीं। लेकिन क्या इससे उन दूसरे लोगों को कोई संदेश जाता है जिन पर फर्जी तरीके से प्रैक्टिस करने का आरोप है? मैं कहूंगी कि इससे कोई संदेश नहीं जाता, या हाँ, इससे यही संदेश जाता है कि आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में जो अलग था, जैसा कि जज ने कहा, वो ये था कि उसने असल में नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई की थी। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास वही था जो आप आमतौर पर देखते हैं। अक्सर मियामी से ऐसे मामले आते हैं जहां कोई व्यक्ति दूसरे देश से आता है, और आप जानते हैं वे मियामी में अपने गराज में होते हैं और प्लास्टिक सर्जरी कर रहे होते हैं, और उनके पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं होती। जज ने रिकॉर्ड पर ये अंतर बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि इसमें फर्क है, और साथ ही किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका कोई सबूत नहीं था कि किसी को कोई नुकसान पहुंचा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मजबूत संदेश देता है, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपने नियोक्ता से झूठ बोला और उस बात को गलत तरीके से पेश किया। वो एक लाइसेंस प्राप्त नर्स थी और उन्होंने ऐसा किया। शुक्र है किसी को चोट नहीं आई, लेकिन उन्हें नर्स बनकर मरीजों का इलाज करने दिया गया, जिससे किसी को चोट लग सकती थी। माफी पत्र के बारे में क्या? कानूनी नजरिए से वो इतना प्रभावशाली क्यों है? किसी को ऐसा करने का आदेश क्यों दिया जाता है? मेरा मतलब है, व्यक्तिगत रूप से मुझे ये बेवकूफी लगती है। मेरा मतलब है, वे ये स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ करते हैं और मुझे तब भी ये बेवकूफी लगती है। मुझे लगता है कि शायद जज कुछ रचनात्मक सजाएं सोचने की कोशिश कर रहे थे, शायद ताकि वो बैठकर सच में सोचे कि उसने क्या किया और कैसे किया। ये निश्चित रूप से एक खराब फैसला था, लेकिन क्या इसका पीड़ित पर कोई असर पड़ता है? मुझे नहीं लगता, और मुझे सजा के नजरिए से भी नहीं लगता। मेरा मतलब है, मेरी निजी राय है कि मुझे ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है। उसने सजा के दौरान और बाद में मीडिया से बात की और कहा कि क्या इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए। उसने ये कहा, हर कोई पछताता है, आप जानते हैं, बारीकियों पर ध्यान न देने और यह सुनिश्चित न करने का कि सब कुछ पूरा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक गलती किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो एलेक्सिस, उसने इसे एक गलती कहा। मेरा मतलब है, उस पर बिना लाइसेंस के 4400 से ज्यादा मरीजों का इलाज करने का आरोप था। उस पर एक दूसरी नर्स की पहचान चुराने का आरोप था। क्या ये सब करने के बाद आप इसे सिर्फ एक गलती कहेंगे? शायद इससे आपको अंदाजा हो कि उसने अपना पक्ष कैसे रखा। लेकिन साथ ही जब जज ने, आप जानते हैं, थोड़ी नरमी दिखाई, मैं कहूंगी ये एक गलती थी, और मुझे लगता है ये उसकी तरफ से गलत फैसला था, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जानबूझकर किया गया। उसने उस दूसरी नर्स का नंबर दिया। आप जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसकी मंशा वही करने की थी जो वो कर रही थी। मैं ये भी मानती हूँ कि वेंट हेल्थ में नियोक्ता भी, आप जानते हैं, जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनकी नर्सें और मेडिकल प्रोफेशनल्स सही तरीके से लाइसेंस प्राप्त और प्रमाणित हों। लेकिन इससे उसकी जिम्मेदारी कम नहीं होती। क्या वाकई उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई है? नहीं, मेरा मतलब है, अब उसे नया करियर ढूंढना होगा, क्योंकि इस सब के बाद वही काम करना उसके लिए मुमकिन नहीं। नर्सिंग बोर्ड का उसे लाइसेंस देना बहुत ही कम संभावना है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वो दोबारा आवेदन कर सकती है। लेकिन ये बहुत ही कम संभावना है कि फ्लोरिडा उसे नर्सिंग लाइसेंस देगा। उसे आदेश मिला था कि वो नहीं बन सकती, इसलिए उसे अपना लाइसेंस छोड़ना पड़ा, जो शायद पहले ही एक्सपायर हो चुका था, यानी सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट वाला लाइसेंस था, और वो मेडिकल फील्ड में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकती, और वो उसके लिए किसी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकती। 5 साल बाद ही वो कर सकती है, लेकिन ये लाइसेंसिंग बोर्ड पे निर्भर करता है, और लाइसेंसिंग बोर्ड इन परिस्थितियों में शायद उसे लाइसेंस जारी नहीं करेगा। ये दिलचस्प था, क्योंकि शुरुआत में आपने कहा था कि शायद अभियोजन पक्ष के लिए ये एक मुश्किल लड़ाई हो सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ आपने अभी कहा कि किसी की पहचान चुराने का विचार, वो इससे आगे नहीं बढ़ पाई। तो क्या आपको लगता है कि अगर वो इसे ट्रायल तक ले जाती तो उसे दोषी पाया जाता? कुछ आरोपों के लिए हाँ, मुझे लगता है कि समस्या थी पहचान की धोखाधड़ी करना, किसी और की पहचान का इस्तेमाल करना। मुझे लगता है ये काफी साफ था। वो अभियोजन पक्ष के लिए काफी आसान होता, लेकिन बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि उसे एक मेडिकल भूमिका में रखा गया था। उसके पास वो निम्न स्तर का लाइसेंस था,
और असली सवाल ये था कि वो असल में कर क्या रही थी, क्योंकि उस नंबर को देने से पहले भी वो अभी भी किसी न किसी मेडिकल भूमिका में काम कर रही थी। उन्हें बिलिंग व अन्य प्रक्रियाओं से होकर मेडिकल रिकॉर्ड दिखाना पड़ता। असल में वो कर क्या रही थी, और क्या वो उस सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट की भूमिका से आगे बढ़ गई थी जिसमें वो शुरू में थी और जिसके लिए उसे शुरू में रखा गया था? क्या उसकी असली जिम्मेदारियां उस दायरे से आगे बढ़कर आरएन के दायरे में चली गई थी? ये अच्छा मुद्दा है। ये निष्कर्ष है जब तक वह फिर खबरों में नहीं आती। हमें ऐसा मानने का कारण नहीं है। एक दिलचस्प मामले का रोचक निष्कर्ष। एलेक्सिस रोसेनबर्ग, समय देने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ें, और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X या Instagram पर फॉलो करें। न्यूज नेशन शो, JC वेबर लाइव, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम पर देखें। अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।